हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, एक्चुअली में ये क्या होता है। ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका जान लेंगे। आज कह लीजिए कि ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो बना है। ओके, इसका 2 वीडियो बनेगा, जो कि फर्स्ट पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट हम लोग अब देख रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट किया इस चैप्टर को, बहुत ही मजा आने वाला चैप्टर है। सबसे पहली बात देखिए, ये सिंपल चैप्टर है, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, मीडियम लेवल का आप कह सकते हैं, और इससे बोर्ड एग्जाम में आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4 से 5 मार्क्स एवरेज क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। कम से कम 4 से 5, ज्यादा भी आता है, आ सकता है। 4 से 5 नंबर का एवरेज क्वेश्चन के इस चैप्टर में से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 4-5 नंबर कम नहीं होता है, तो इन खासा आप कह सकते हैं कि थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो स्टार्ट किया जाए इसको। देखिए, कोऑर्डिनेशन, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो इसको देखते हैं। पहला, कोऑर्डिनेशन का मतलब, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द two or more organs interact and complement together in a well defined manner। ठीक है, एकदम आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organs interact and complement together in a well defined manner। बस कुछ नहीं होता है, जो अपने बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना, अपने बॉडी में एक ऑर्गन होता नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। कौन से किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग हो गया, लिवर हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ना अपने बॉडी में। उन सभी ऑर्गन्स का एक पर्टिकुलर, एक वेल डिफाइंड मैनर में काम करना, एक वेल डिफाइंड मैनर में क्या करना, काम करना, उनके में क्या हो, मेल भाव हो। ठीक है, क्या हो, उनके बीच में मेल भाव हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सिंपल सा चीज है। ओके, अच्छा, कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको एकदम चला रहा है, समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल चीज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोकैरियोट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, उनके में क्या होता है, एक सिंगल सेल ही ना पूरा काम करता है। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और जो भी प्रोसेस होते हैं एक बॉडी में, वो कौन काम करता है, प्रोकैरियोट्स में या सिंगल सेलुलर सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन काम करता है, इस सेल से ना काम करते हैं। ओके, जब हम लोग और हायर लेवल पे आए तो क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टिश्यू हो जाएगा। टिश्यू हो गया, इसका मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स हो गए। इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स मान लीजिए कुछ ऐसे, इसमें क्या सिर्फ सिंगल सेल था, मतलब कि सिंगल सेल है, एकदम आराम से अपना काम कर लेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ पे देखिए, टिश्यू में यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आ जा रहे हैं ना, जब बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे तो इनको एक दूसरे के साथ अच्छे से मेल भाव करके रहना पड़ेगा, तभी एक टिश्यू में रह पाएंगे या एक अच्छा से फंक्शन कर पाएंगे। ओके, इसका मतलब जो सेल्स जो फंक्शन कर रहे हैं उनको वेल डिफाइंड मैनर में होना पड़ेगा। दे हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड। ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब टिश्यू का बात हो गया, तो देखिए टिश्यू से क्या होता है, अब ऑर्गन बनता है। ठीक है, टिश्यू से क्या हो गया, ऑर्गन। जैसे मान लीजिए बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और उन ऑर्गन्स में क्या है, टिश्यूज है, टिश्यूज में क्या है, सेल्स है। इसका मतलब उसमें क्या होगा, सभी सेल्स को एक अच्छे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में रहने पड़ेंगे, तभी वो क्या करेगा, ऑर्गन जो का वेल डिफाइंड फंक्शन होता है वो कर पाएगा। ओके, ये समझ आ रहा है आपको। उसका देखिए क्या होता है, वेरियस ऑर्गन्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ये आपको पता है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। आप कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम मतलब एक पूरा, आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स। ओके, जैसे देखिए क्या होगा, किडनी, ह्यूमन में होता है ना किडनी, किडनी हो गया, लंग्स हो गए, आप ले लीजिए हार्ट हो गया। ठीक है, और भी सारे बहुत सारे होते हैं। ओके, एटसेट्रा। तो ये ऑर्गन्स है ना, किडनी है, काम क्या है किडनी का, टू प्यूरिफाई द ब्लड। लंग्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। हार्ट का काम क्या है, टू पंप द ब्लड। ओके,
तो इन सभी को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना पड़ेगा, तभी ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तभी बॉडी एकदम अच्छे से वर्क कर पाएगा। ओके, तो मुझे समझ आ रहा होगा आपको। ऑर्गन सिस्टम का मान क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, ऑर्गेनिज्म। तो इसी को इस टोटल क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, काम का बंटवारा। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर आपको मेनली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्या होगा, देखिए, किडनी का काम क्या है, वो अपना अलग काम कर रहा है। लंग्स का क्या काम है, वो अपना अलग काम कर रहा है। हार्ट का क्या काम है उसका, वो अलग काम कर रहा है। ओके, फिर क्या है, अपने काम को बांट लिए हैं ना। ऑर्गन सिस्टम में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन बॉडी में क्या है, अपने काम को सभी ऑर्गन्स बांट लिए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन का एक्चुअली मतलब समझ आया, ये था बस डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, अब देखते हैं हम लोग एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन का जरूरत ही क्यों पड़ा। ये भी तो बात है ना, नीड क्यों पड़ा कोऑर्डिनेशन का, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो क्या होता, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स if not present, सोचिए क्या होता जब कोऑर्डिनेशन, जब ऑर्गन्स के बीच में जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो क्या होता। अच्छा, सोचिए ये बात। ओके, तो उसका आप आंसर आपके मन में आ गया होगा, यू मे बी थिंकिंग। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा। मान लीजिए खाना खा रहे हैं, रेस्पिरेशन में ले रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, सब कुछ होता है ना, एक वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। जब वो सब नहीं हुआ तो क्या होगा, कभी कुछ भी किसी भी तरीके से होने लगेगा। तो सोच लीजिए ह्यूमन बॉडी, चाहे कोई भी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ये सिंपल सा आंसर कर सकते हैं कि दे कैनॉट परफॉर्म। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो ऑर्गन्स के बीच में तो क्या होगा, बॉडी अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये देखिए, जब हम खाना खाते हैं, जब हम लोग फूड खाते हैं तो क्या होता है, फूड स्टमक में जाता है। स्टमक में जब मान लीजिए ये बनाते हैं, ठीक है, स्टमक में फूड आ गया। ओके, अब हम लोग पता है कि स्टमक में HCl का कंटेंट होता है, तो हमेशा नहीं होता है HCl का कंटेंट होता है, पर जब इसमें फूड आता है ना, जब फूड आता है तो इसमें HCl का जो कंसंट्रेशन होता है वो और थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ताकि फूड को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो अगर ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं रहता, कि अगर मान लीजिए फूड अगर इसके अंदर आ रहा है कोऑर्डिनेटेड मैनर में है, तभी नहीं HCl सीक्रेट होके इस फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता बिटवीन द ऑर्गन्स, ऐसा कैसे होता। ठीक है, समझ रहे हैं आप कि कोऑर्डिनेशन का एक्चुअली नीड क्या हुआ, कि टू परफॉर्म स्पेशली टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। बस यही इसका कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं कि मेनली यही नीड है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन का हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या क्या देख लिया हमने, डेफिनेशन देख ली, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ओके, नीड भी मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दिया कि जब हम लोग खाना खाते हैं तभी HCl का सिक्रेशन, चाहे जो भी गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो हम लोग स्टमक में होता है, तभी वो जाके सीक्रेट होते हैं ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर सके। ये एग्जांपल मैंने आपको छोटा सा देख के बताया था, नीड हो गई। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हाउ, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए कोऑर्डिनेशन दो तरह से हो सकता है। पहला होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो कि हम लोग का चैप्टर है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, थ्रू नर्व्स। ठीक है, थ्रू नर्व्स। न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, थ्रू नर्व्स कह लीजिए आप, और न्यूरॉन्स। ओके, उससे हम लोग का न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है। पर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, थ्रू केमिकल्स। ओके, सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। समझ में आया, थ्रू केमिकल सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। ये कैसे होता है, नर्व्स या न्यूरॉन से होता है। ओके, ये देखिए ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। और ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस है। ओके, केमिकल्स रिलीज होते हैं, उन केमिकल्स को नाम दिया जाता है हार्मोन्स।
ये टर्म आपने सुना होगा, एकदम 100% है। ठीक है, उन केमिकल्स का नाम है हार्मोन्स का। ये इलेक्ट्रोकेमिकल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक वाला पार्ट आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये फास्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, स्लो होते हैं। इनका इफेक्ट होता है वो मतलब कि कम देरी के लिए होता है। ठीक है, इनका ये फास्ट होता है ना, फास्ट होने का मतलब क्या हुआ कि इनका जो इफेक्ट होता है वो थोड़े समय के लिए रहता है, पर स्लो होता है, इनका इफेक्ट ज्यादा समय के लिए रहता है। ये कुछ मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन में और केमिकल कोऑर्डिनेशन में अंतर क्या होता है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन दो तरीके से हो सकता है, कैसा, थ्रू न्यूरॉन्स, थ्रू न्यूरल कंडक्शन, और थ्रू केमिकल्स जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स। ओके, ये ऐसे हो सकता है। हम लोग इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। ओके, तो स्टार्ट कीजिए केमिकल कोऑर्डिनेशन। हम लोग का चैप्टर बहुत ही लाजवाब होने वाला है, तो देखते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको बताया कि जो केमिकल्स होते हैं वो कौन सीक्रेट करता है, जो हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, ग्लैंड्स। ठीक है, तब पूछेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, देख लेते हैं। देखिए एक होता है ग्लैंड, एक होता है ऑर्गन्स। ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स, मैं यहाँ पे एक टर्म लिखता हूं, ऑल ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स, all glands are organs but all organs are not glands, are not glands। आप ये कह सकते हैं। ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है, not glands। ठीक है, देखिए ऑर्गन और ग्लैंड में कोई खासा अंतर नहीं होता है। ग्लैंड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स ही बोलते हैं, बट ये मॉडिफाइड ऑर्गन है। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होता है, वो ग्लैंड्स आर दोज ऑर्गन्स विच सीक्रेट हार्मोन्स या केमिकल्स। ठीक है, ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्लैंड्स वैसे ऑर्गन्स होते हैं जो कुछ केमिकल्स सीक्रेट करते हैं। बस यही होता है ग्लैंड और ऑर्गन्स के बीच में डिफरेंस। ओके, समझ आ गया आपको, ये टर्म भी ध्यान रखिएगा, ऑल ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स बट ऑल ऑर्गन्स आर नॉट ग्लैंड्स। ठीक है, ओके। अब देखिए ग्लैंड्स के टाइप कौन से हो सकते हैं। पहला हो सकता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग चैप्टर पे एकदम अच्छे से मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा होता है हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब ग्लैंड दो प्रकार के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक हो सकता है एक्सोक्राइन, दूसरा हो सकता है एंडोक्राइन, और एक और तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोक्राइन। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखिए क्या होता है, दे हैव डक्ट्स। पहला हैव डक्ट्स, इसमें कहा कि दे आर डक्टलेस। ठीक है, और इसमें दोनों हो सकता है, बोथ। ठीक है, ये दोनों तरह काम करते हैं। हेटेरोक्राइन में बता दूं कि जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है इनके अंदर दोनों मिक्सचर होता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करते हैं और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेवियर करते हैं। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या हुआ, दे हैव डक्ट्स, एंडोक्राइन में दे आर डक्टलेस, दे डू नॉट हैव डक्ट। हेटेरोक्राइन दोनों तरह हो सकते हैं। ओके, अब देखिए दे फॉर देयर secretion in ducts। ठीक है, जो इनका सिक्रेशन होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी केमिकल सिक्रेट करते हैं वो कहाँ रखते हैं, एक डक्ट में सिक्रेट करके रख देते हैं। ठीक है, सिक्रेट किए और उसको एक डक्ट में रख दिए। डक्ट मतलब आप कह सकते हैं गड्ढा टाइप का कुछ होता है। ठीक है, उसमें ये क्या करता है, अपने केमिकल्स को स्टोर करते हैं, उसके बाद वो यूटिलाइज होता है। ओके, उसके बाद ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, देयर secretions are directly released into blood। ठीक है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में ये आपको देखना है, एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इन एक्सोक्राइन के पास डक्ट होता है, इसके पास डक्ट नहीं होता है। ओके, ये देखिए ये क्या करता है, अपने सिक्रेशन को डक्ट में रखते हैं, डक्ट है तो डक्ट में रखेंगे, ये आम बात है। उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद एंडोक्राइन में क्या होता है, वो डक्टलेस होते हैं और उनका जो सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है, उनके पास डक्ट होता ही नहीं, रखेंगे कहाँ,
डायरेक्टली ब्लड में भेज देते हैं। ओके, अब हेटेरोक्राइन मतलब बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। समझ आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर में। देखिए हम लोग मेनली पढ़ेंगे इसके बारे में, इसी के बारे में मेनली हम लोग पढ़ना है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग मेनली पढ़ना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में उतना डिटेल मैंने दिया है, आपको हल्का फुल्का बता दिया जाए। तो जैसे देखिए जो स्वेट होता है, स्वेट मतलब पसीने का जो सिक्रेशन होता है वो एक्सोक्राइन है। उसके बाद जो रेस्पिरेशन से जो हम लोग का CO2 रिलीज होता है या O2 जो हम लोग क्या करते हैं CO2 रिलीज करते हैं, वो भी मान लीजिए क्या है, एक्सोक्राइन प्रोसेस है। उसके जो हम लोग कुछ H2 भी रिलीज कर देते हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ठीक है, CO2 H2 ये सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही पार्ट है, कुछ कह सकते हैं। उसके आप कुछ आता है सीबम। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स है जो क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, वो आसानी से रिमूव करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग मैंने नहीं पढ़ना है, आप नोट तो कर रही होंगे ना इसको। ठीक है, इसके बारे में हम लोग मैंने नहीं पढ़ना, हम लोग पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मेनली। ओके, तो स्टार्ट किया जाए हम चैप्टर पे। अब हम लोग का असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आपसे आप पेन कॉपी नोट करने के लिए खोल लीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, तो देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको बता दिया, समझा दिया क्या होता है। ओके, तो देखिए किन किन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। तो ये होते हैं प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, जो केमिकल मैसेंजर क्यों बोला गया है, केमिकल मैसेंजर मतलब क्या हो गया, हार्मोन्स। इसका अब मतलब आएगा, हार्मोन्स का डिफिनेशन क्या आता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, तो क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑफ केमिकल मैसेंजर, मतलब कि हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा और हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में देखिए कि एक्चुअली व्हाट इज हार्मोन, व्हाट इज हार्मोन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, व्हाट इज हार्मोन एंड देयर प्रॉपर्टीज, बताइए। देखिए हार्मोन का डेफिनेशन क्या होता है, हार्मोन इज अ सिक्रेशन फ्रॉम glandular part of body which is directly poured in blood and which act on the target organs। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब हम लोग कोई भी अपने बॉडी में जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है, मतलब जो ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जो कि डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड, जो क्या होता है डायरेक्टली ब्लड में रख दिया जाता है, एंड विच एक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन्स। वो कहाँ एक्ट करते हैं, टारगेट ऑर्गन, मतलब कि जहां ये देखिए जहां ये हार्मोन रिलीज हो रहा है और जहां उसको काम कर रहा है वो दूर हो सकता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, खाना तो कहीं और बनता है जैसे लिप्स में, पर उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ करना रहता है, एट ऑल सराउंडिंग बॉडी, मतलब कि पूरे पूरे प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट करना रहता है। मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि प्रोड्यूस कहीं और होता है और उसका काम कहीं और होता है। ओके, ये भी आप कह सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं क्या, कि हार्मोन्स कुछ ऐसे सिक्रेशंस हैं जो कि ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो कहाँ एक्ट करेंगे, हार्मोन्स ऑन द टारगेट ऑर्गन्स। और हार्मोन्स कहाँ रिलीज होते हैं, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये डेफिनेशन एकदम आपको मुंह जवानी याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इसका प्रॉपर्टीज भी यहीं से जान सकते हैं। सबसे पहले वो ग्लैंडुलर पार्ट सिक्रेट होते हैं, पहला। दूसरा डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड। ओके, कहाँ एक्ट करते हैं, दैट ऑन देयर टारगेट ऑर्गन्स। उसके बाद वो प्रोटीनेशियस भी हो सकते हैं, मतलब उनके अंदर प्रोटीन्स हो सकता है। एक एग्जांपल ले लीजिए आप प्रोटीनेशियस का, वो हो सकता है इंसुलिन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंसुलिन क्या एक हार्मोन है जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर है। ओके, अमाइन ग्रुप्स, हैविंग अमाइन ग्रुप्स, मतलब कि अमाइन मतलब उसके पास NH2 ग्रुप अटैच्ड होगा, केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, एग्जांपल में आप ले सकते हैं एड्रेनलिन, ठीक है, सब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे आज, कोई टेंशन नहीं लीजिए। स्टेरॉइड में आ जाएगा मान लीजिए आपका टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन, और उसके बाद आ जाएगा एल्डोस्टेरोन भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है। तो आप इन पॉइंट्स पे एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए जो हार्मोन्स होते हैं वो थोड़ी ही अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्या जब हार्मोन्स का जो नॉर्मल लेवल होता है वो क्या होता है, थोड़ा होता है। ठीक है, वो थोड़े में ही ज्यादा काम कर लेते हैं। अच्छा, जब ये हार्मोन्स का जो सिक्रेशन हो जाएगा वो मान लीजिए कम हो गया, डेफिशिएंट हो गया, मतलब कि हाइपोसिक्रेशन हो गया, हाइपोसिक्रेशन हो गया, तो भी ये क्या करता है, डिसीज पैदा कर देगा। या हाइपर सिक्रेशन हो गया, हाइपर मतलब कि ऊपर, ज्यादा सिक्रेशन हो गया इसका हार्मोन्स का, तभी भी ये नुकसान करता है बॉडीज को। ओके, तो मुझे लग रहा है आपको हार्मोन का पूरा पूरा कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस डिफिनेशन को आप एकदम अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। ओके, और हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है, मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स मतलब हार्मोन्स। ओके, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं अपने एंडोक्राइन ग्लैंड वाले पार्ट पे। समझ आएगा हार्मोन, मूव करते हैं हम लोग आगे। अच्छा, अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हम लोग को मेनली पढ़ने हैं। पहला देखिए एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। ओके, दूसरा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तीसरा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। चौथा पैंक्रियास। पांचवा पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। सिक्स्थ हम लोग का थाइमस, और सेवेंथ पे है हम लोग का गोनेड्स। गोनेड्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल्स। ठीक है, मेनली हम लोग बॉडी में मतलब कि मेनली 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। कौन से नाम लीजिए आप, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियास, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, थाइमस एंड गोनैड्स। गोनैड्स मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह सकते हैं आप। कौन से होते हैं, टेस्टिस इन मेल्स, ओवरी इन फीमेल्स। ओके, मेनली जो आपके सिलेबस में कितना है, इस वाले चैप्टर में हम लोग इन 4 को पढ़ना है मेनली। ठीक है, इन 4 पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही सिलेबस में आप कह सकते हैं यही एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको डिटेल में जानना है। उसके बाद इनके बारे में हल्का फुल्का एकदम थोड़ा सा बस जानना है, क्या होता है, क्या कहा रहता है, बस इतना जानना। ओके, और गोनैड्स वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए हम लोग। आज की क्लास में बता दूं, हम लोग सिर्फ ये पहले 2 मान लीजिए हम लोग ये पहला एड्रिनल पढ़ लेते हैं, थायराइड पढ़ लेते हैं, उसके बाद पैराथायरॉइड और थाइमस, ये हम लोग 4 पढ़ लेते हैं। उसके बाद इन दोनों का नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों को पढ़ेंगे, और ये जब रिप्रोडक्शन हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका काम आएगा। ठीक है, तो मेनली हम लोग इन 4 पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, अच्छा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज बता दूं कि देखिए क्वेश्चन कहां से पूछेगा, बस इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आता है। पहला पूछेगा क्या, बोलेगा कि ग्लैंड का लोकेशन बताइए आप, बस पूछा इसकी ग्लैंड कहाँ है उसका लोकेशन बताइए। दूसरा क्या पूछ सकता है, पूछेगा उसका शेप बताइए, शायद उसके शेप और साइज के बारे में पूछ ले। ओके, और क्या पूछ सकता है, तीसरा देखिए पूछ सकता है हार्मोन सिक्रेटेड, हार्मोन्स सिक्रेटेड, वो कौन सा हार्मोन क्या करता है, वो सिक्रेट करता है, ये पूछेगा। और उसके बाद पूछेगा क्या, हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपरसिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। बस
और कहीं से भी नहीं पूछता है इस चैप्टर में से। बस बोलिए ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका लोकेशन बताइए, शेप क्या हो सकता है उसका, ये पूछ लेता है। हार्मोन सिक्रेटेड हाइपो हाइपर सिक्रेशन, मेनली ये पूछता है इस क्वेश्चन में। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि हम लोग को मेनली यही जानना है। इन्हीं हम लोग जो भी ग्लैंड पढ़ेंगे केवल इतना ही पढ़ेंगे और कुछ है भी नहीं चैप्टर में। ओके, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो टॉपिक आप भी नाम डाल लीजिए, क्या? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अभी पढ़ गया होगा आपका भी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्या बताया था मैं आपको? लोकेशन, कहाँ ये लोकेटेड है। लोकेशन तो वन ऑन ईच किडनी, ठीक है। मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड 2 होते हैं, किडनी भी कितना होता है? 2 होता है। अच्छा, 2 किडनी 2 एड्रिनल ग्लैंड, एक किडनी पे एक एड्रिनल ग्लैंड, दूसरी किडनी पे दूसरा एड्रिनल ग्लैंड, बस यही होता है। ठीक है, तो वन ऑन ईच किडनी, वन ऑन ईच किडनी, ठीक है। एक किडनी पे एक एड्रिनल ग्लैंड मतलब कि एक पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। ये लोकेशन पता चल गया, आपको बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए कि किडनी हो गया, किडनी किस शेप का होता है? किडनी होता है बीन शेप, बीन शेप्ड किडनी। ओके, अब देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, कुछ बस यहीं पे ऐसे ही होता है, बस ऐसे, ठीक है, बस हो गया। यूरेटर्स निकल गए यहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर्स कंबाइन करके अपना यूरेटर बनाए, बस ठीक है। ये क्या है हम लोग के? ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अब देखिए ये लोकेशन पता चल गया एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब क्या देखना है? इसका शेप देखना है। शेप कैसा होता है? आप कह सकते हैं कि कैप लाइक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन ईच किडनी। ओके, लोकेशन समझ आ गया? समझ आ गया। ऑन ईच किडनी टॉप नॉच में प्रेजेंट होते हैं। शॉप शेप क्या है इसका? कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बस ऐसे आप देख के देख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा होता है। ओके, अब देखिए इसका 2 लेयर्स होते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे। ओके, ये जो दिखाई दे रहा है आपको लेयर, ये वाला बाहर वाला, ये बाहर वाला जो लेयर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाले को बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला ये है। ओके, और ये अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। मेडुला मतलब बीच का। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हैं, मिडिल। तो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट बाहर वाला होता है और ये मेडुला। तो हम लोग एड्रिनल को 2 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स लेयर जो कि आउटर वाला होता है, एड्रिनल मेडुला जो कि क्या होता है? इन वाला होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये कैप लाइक पर दिखाई दे रहा है ना, बस ऐसे ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकेशन हो गया, शेप हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिया, आप भी बना लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कौन सा हार्मोन कौन सिक्रेट करता है। लोकेशन में अच्छे से ध्यान रखिएगा, कुछ भी पॉइंट भूलना नहीं है। अब देखिए जब हम लोग का जो मेड्यूला वाला रीजन है ना, मेड्यूला ऐसे बनाते हैं, चलिए ये आप डायग्राम बना लिए होंगे। अब देखिए मेड्यूला रीजन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है हम लोग का कॉर्टेक्स रीजन। कितना समझ आ गया? कितना पकड़ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए ये दोनों अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। पहला देखिए ये जो मेडुला, एड्रिनल मेडुला है, ये सिक्रेट करता है कैटेकोलामाइंस। ठीक है, क्या सिक्रेट करता है? कैटेकोलामाइंस। और ये कॉर्टेक्स रीजन क्या सिक्रेट करता है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन्स ये सिक्रेट करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स which are secreted by cortex are called cortisol. Group of hormones which are secreted by medulla are called catecholamines. Catecholamines देखिए 2 तरीके, 2 हो सकते हैं। पहला हो सकता है एड्रिनलिन, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था ना, क्या एग्जांपल लिया था? जब मैं आपको डिफिनीशन बता रहा था किसका? हार्मोन का। जब मैं आपको डिफिनीशन बता रहा था तो मैंने इसका लिया था नाम, कहाँ लिया था नाम? सोचिए,
कि जो अमाइन ग्रुप्स के जिन हार्मोन्स में अमाइन ग्रुप होता है एड्रेनलिन ग्लैंड होते हैं, इसलिए यहाँ पे नाम भी क्या रखा है, कैटेकोलामाइंस। ठीक है, बुझाया। अच्छा, अब देखिए एड्रेनलिन एक होता है नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, इसका हम लोग बोल सकते हैं एपिनेफ्राइन। इसका दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, एपिनेफ्राइन। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉर एपिनेफ्राइन। बस ये एपिनेफ्राइन। उसका देखिए जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो क्या सिक्रेट करता है, कॉर्टिसोल। इसमें दो हार्मोन होते हैं, कौन से एक तो होता है मिनरलो कॉर्टिसोल के या कॉर्टिकॉइड्स कहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिकॉइड कहेंगे तो बेहतर है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड। ठीक है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स एक हो गया, एक होता है हम लोग का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अरे समझ आ रहा है ना, एकदम सिंपल है बस। कैटेकोलामाइंस दो हो सकते हैं, कौन से एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। और कॉर्टेक्स में दो हो सकते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक हो सकता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बस ये है। ठीक है, इसमें देखिए जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है इसमें होता है हम लोग का एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इसमें कौन सा हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन से आते हैं, ये देखता है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा मिस्टेक मेरे से हो गया है कि हम लोग कॉर्टिसोल नहीं कहते हैं, कॉर्टिसोल हम लोग किसको बोलते हैं, एक्चुअली इसको बोलते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा बस एक्सचेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मैं वापस बता देता हूं आपको। कॉर्टेक्स क्या करता है, कुछ ग्रुप ऑफ हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स सीक्रेट कुछ ग्रुप्स ऑफ हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ये कॉर्टिकॉइड दो प्रकार हो सकते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब कि एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया कौन हार्मोन सीक्रेट करता है, ये हो गया। अब हम लोग क्या जानना है, इन हार्मोन्स के बारे में थोड़ा जानना है। ठीक है, तो देखिए ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, इनका काम, इन दोनों का काम देखिए क्या है, सेम। इन दोनों का काम क्या है, सेम। इनका हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। एकदम 100% इसको नोट कर लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, कैटेकोलामाइंस मतलब कि एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन। हम लोग मेनली आपके सिलेबस में जो यूज करेगा वो टर्म यूज करेगा हमेशा एड्रेनलिन। ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ जानना है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्यों बोलते हैं ऐसा। मान लीजिए कि आपके सामने एक शेर खड़ा हो गया, आपके सामने एक शेर खड़ा हो गया, इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करते हैं। आपके सामने शेर खड़ा हो गया तो आपके दिमाग में सोच आएगा क्या, बचें कि लड़े, उससे फाइट करें या फ्लाइट करें, मतलब उसे लड़े या फिर फ्लाइट मतलब उड़ जाए, भग जाए। ऐसा डिसीजन लेने में कौन मदद करता है, एड्रेनलिन। ओके, समझ आया, एड्रेनलिन कहिए या नॉर एड्रेनलिन कहिए, दोनों मदद करते हैं। ठीक है, कैटेकोलामाइंस। इमरजेंसी हार्मोन मतलब क्या हुआ, वो तो एक इमरजेंसी सिचुएशन ही ना हुआ, आपको उस समय क्या करना है, तुरंत करना है, वो क्या इमरजेंसी सिचुएशन ही है। ओके, अच्छा, तो देखिए इमरजेंसी हार्मोन और इसको फाइट और फ्लाइट समझ आ गया इतना। अच्छा, अब देखिए ये इनका इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट लिखते हैं यहाँ पे कि इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन सिक्रेशन। जब हार्मोन सीक्रेट होता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है। तो शेर आपके सामने खड़ा हो गया है, सोचिए अब क्या क्या होगा। पहला, हार्ट बीट इंक्रीज करेगा, सबसे पहले यही होने वाला है। हार्ट बीट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब हार्ट बीट इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड सप्लाई टू मसल्स इंक्रीजेस। ठीक है, ब्लड सप्लाई टू मसल्स इंक्रीजेस, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा एड्रेनलिन का, देखिए
हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट बीट में बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ब्लड का पंपिंग रेट बढ़ जाएगा पहला। उसके बाद जब पंपिंग रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई टू मसल्स वो भी बढ़ जाएगा। सिंपल बात, जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। हार्ट वाला जब पार्ट चल रहा था ना तो मैंने आपको बताया था कि इसमें रिलेशन कैसे होता है, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और चौथा वाला आप कह सकते हैं क्या कि ग्लूकोज अमाउंट इन ब्लड, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है, इन ब्लड इंक्रीज, ये भी बढ़ जाता है। जो ग्लूकोज का अमाउंट होता है ब्लड में बढ़ जाता है। आप सोचेंगे ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में कैसे बढ़ जाता है, ठीक है, देखिए क्या होता है। आपने रेस में देखा होगा 100%, जब आपने रेस देखा हो तो क्या होगा कि जब लास्ट का जो पोजीशन आता है, जब लास्ट का समय आता है, मान लीजिए कोई दौड़ रहा है बंदा, ठीक है, बंदा दौड़ रहा है कोई ऐसा, तो लास्ट का जब समय आता है इसको क्रॉस करने का रहता है तो क्या होता है, बहुत ही तेजी से भागने लगता है ना, और तेजी से दौड़ता है। ऐसा कैसे होता है, उसके पास इतनी एनर्जी लास्ट में कहां से आ जाती है, इतना दौड़ के थका हुआ है पर उसके पास एनर्जी इतनी ज्यादा आ कहां से जाती है लास्ट में, वो और तेज दौड़ने लगता है। अपने डेस्टिनेशन को देखते ही वह कैसे तेज से काम करने लगता है, दौड़ने लगता है। सोचिए क्यों कि उसके ब्लड में, उसके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा और बढ़ जाती है। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी देता है बॉडी को, जब एनर्जी मिलेगा तो खुद से काम करना शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। उसके बाद देखिए एक्चुअली ग्लूकोज कैसे बनता है, कि ये क्या करता है लीवर में, ये आप पॉइंट नोट करने वाली है। लीवर में क्या होता है, लीवर में होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, पैंक्रियास जब बताएंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में वो इसके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। लीवर क्या है, लीवर में क्या होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को क्या करता है तोड़ के ग्लूकोज बना देता है, लीवर में ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। बस यही आप कह सकते हैं 5 प्रोसेस होता है। जब कैटेकोलमाइंस मतलब कि नॉरएड्रेनलिन और एड्रेनलिन का जब सिक्रेशन होता है क्या होता है, ये 5 इफेक्ट मेनली होते हैं, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ता है, ब्लड सप्लाई टू मसल्स बढ़ता है, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है, तो लीवर में क्या होता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होता है, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो हार्ट बीट बढ़ेगा तो क्या होगा, मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो जो ब्लड वेसल्स होंगे क्या होंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक वो भी लिख लेते हैं 6 वाला की, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट मतलब कि क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, थोड़े पतले हो जाते हैं, ठीक है। ये 6 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, लोकेशन बता दिया किडनी पे, शेप बता दिया मैंने उसका कैसा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाहर मेडुला सॉरी बाहर कॉर्टेक्स अंदर मेडुला, मेडुला क्या सेक्रेट करता है कैटेकोलमाइंस, 2 होते हैं एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्राइन कहिए इसको या इसको नॉरएपिनेफ्राइन कहिए। इमरजेंसी हार्मोन 6 इफेक्ट मैंने आपको बता दी कौन सा होता है, सब नोट कर लीजिएगा, एकदम अपने टंग प्रिंट पे कर लीजिए इसको, ठीक है। ये तो मेडुला पार्ट हो गया, नोट कर लिए हो गया। हम लोग आते हैं कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे। कॉर्टेक्स, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, ये क्या सीक्रेट करता है, बात जानने वाली है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, ये क्या सीक्रेट करता है। 2 मैंने बताया था ना, पहला क्या था, पहला था हम लोग का मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ये क्या होता है, इसमें एक मिनरल कॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या था, एल्डोस्टेरोन, ध्यान रखिए भूलिएगा मत, एल्डोस्टेरोन। देखिए सिर्फ रिमेंबर टर्म्स हैं, इसमें याद कर लेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। जब नोट्स बनाएंगे पढ़ेंगे तो खुद से ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा। मिनरल कॉर्टिकॉइड में क्या होते हैं, एल्डोस्टेरोन होते हैं, ये क्या करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस बनाते हैं बॉडी का, ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब कि एक्चुअल में क्या करते हैं ये Na+ और K+ का अमाउंट रेगुलेट करते हैं इन ब्लड कहिए या इन ब्लड प्लाज्मा, इन प्लाज्मा कहिए, ठीक है। मिनरल कॉर्टिकॉइड जैसे एल्डोस्टेरोन एग्जांपल है। तो क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, ये देख लीजिए कि ये Na+ और K+ का जो अमाउंट होता है प्लाज्मा में उसको रेगुलेट करता है, कौन, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ओके। अच्छा अब देखिए दूसरा क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स,
एग्जाम्पल क्या था इसका, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में कौन मदद करता है, यही कॉर्टिसोल हार्मोन मदद करता है। एक्चुअली सबसे पहली बात ये करता क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करता है एक्चुअली में, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। ओके, नोट करते रहिएगा, ग्लूकोज का लेवल कौन बढ़ाता है, ये कॉर्टिसोल बढ़ा देता है। उसके बाद जो प्रोटीन और फैट होता है, इसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओके, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म मतलब इसका ब्रेकिंग डाउन आप कह सकते हैं कि बढ़ जाता है। ओके, ये एक्चुअली में कुछ मेन है। अब देखिए कुछ मैंने आपको दो ही बताया ना, एक्चुअली में आपको सिलेबस में सिर्फ दो ही है, तीसरा वाला भी आप जान लीजिए। एक और मिनरल एड्रिनल कॉर्टेक्स, 3 हार्मोन्स एक्चुअली में सीक्रेट करता है, दो ही आपके सिलेबस में, इसका आप ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, लेकिन एकदम सिंपल है भी, आप इसको याद कर लेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। सेक्स हार्मोन कहते हैं इसको। ठीक है, तीसरा क्या है, सेक्स हार्मोन सीक्रेट करता है, और इसका काम क्या होता है देखिएगा, काम होता है इसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। ठीक है, एक सेक्स हार्मोन होता है, एग्जांपल बता दूं आपको, होता है एंड्रोजन, एंड्रोजन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन नाम लिया था मैं यहाँ पे, ये क्या है, एंड्रोजन है। ठीक है, इस सेक्स हार्मोन जो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल को कंट्रोल करता है। जैसे क्या होता है, मेल्स में मूंछ आ जाती है, मुस्टैक्स, फिर दाढ़ी आ जाता है, फिर से क्या होता है, हेयर ऑन चेस्ट, फिर से प्यूबिक हेयर, एक्सियल हेयर। ठीक है, वहां पे आता है, ये सब कौन मेंटेन करता है, सेक्स हार्मोन दैट इज एंड्रोजन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। ठीक है, फंक्शन आप एकदम अच्छे से ध्यान रख लीजिए एड्रिनल कॉर्टेक्स का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, ये सब कुछ हार्मोन तो हम लोग पढ़ लिए ना, हार्मोन क्या था, हार्मोन का काम क्या था, हम लोग ये सब कुछ देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं जब उसका हाइपर सिक्रेशन होगा, जब उसका लोअर सिक्रेशन होगा, तब कौन से डिसीज वो कॉज करता है, वो हम लोग जानना है। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं उसको भी हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये वाला, हाइपर और हाइपो में से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन, देखिए हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टेक्स हार्मोन। ठीक है, जो कॉर्टेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स बोल लीजिए, ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, जब इनका हाइपोसिक्रेशन होता है, देखिए कौन सा डिसीज होता है, वो होता है एडिसन्स डिसीज। ठीक है, एडिसन्स डिसीज होता है। डिटेल नहीं जानना है आपको, जानना है कि क्या होता है, बस नहीं जानना है। और जब हाइपर सिक्रेशन होता है, हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स से पहले बता रहा हूं मैं, ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, ये करता है कुशिंग्स सिंड्रोम, कुशिंग्स सिंड्रोम। ये आपको जानना है। ओके, इसमें ज्यादा को डिटेल नहीं जानना है आपको, कौन से डिसीज कॉज करते हैं, बस यही जानना है। तो जब हाइपोसिक्रेशन होता है तो एडिसन्स डिसीज, जब हाइपर सिक्रेशन होता है तो कौन सा डिसीज होता है हम लोग का, कुशिंग्स सिंड्रोम। तो ये टोटल था हम लोग के एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। सब कुछ मुझे लग रहा है आपको एकदम अच्छे से कंसेप्ट का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पहला लोकेशन, लोकेशन कहाँ है, ये होता कहाँ है, नेक में। क्या होता है, नेक, इन नेक कह लीजिए। बिलो, बिलो लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब क्या होता है, लैरिंग्स होता है आपका वॉइस बॉक्स, जो आपका आवाज प्रोड्यूस करता है।
जब से बक रहा हूं तो क्या हो रहा है, वही लैरिंग्स है। ठीक है, लैरिंग्स के नीचे कौन सा ग्लैंड होता है हम लोग का, थायराइड ग्लैंड होता है लैरिंग्स के नीचे। बस ये इसका सिंपल सा लोकेशन है। अब हम लोग आते हैं इसके शेप पे। कैसा शेप होता है भाई इसका, देखिए ये होता है बाइलोब्ड। बाइलोब्ड कहिए या इसको आप कहिए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है, यही सा शेप होता है, बाइलोब्ड कहिए या बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। आप उसका कैसे थायराइड ग्लैंड का, ये मैंने फ्रंटल व्यू दिखाया है आपको, नेक का फ्रंट व्यू है, ये है उसका बैक व्यू। ठीक है, नेक का ये बैक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। अब देखिए ये है लैरिंग्स हम लोग का, ऊपर वाला का पार्ट क्या है, लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है। अब ये देखिए कुछ उतना मैं क्लियरली आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं इससे। ये देखिए कुछ बटरफ्लाई शेप टाइप का होता है ये स्ट्रक्चर, अच्छे से बनाते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ ऐसे होता है, बटरफ्लाई शेप या बाइलोब कह सकते हैं इसको आप, कहीं कहीं किसी किताबों में एच शेप भी लिखता है। ठीक है, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये पीछे का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है, पीछे का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, यही जाने वाली चीज है यहाँ पे कि थायराइड ग्लैंड बाइलोब होता है। बाइलोब मतलब टू लोब्स होते हैं, इसका मतलब टू लोब्स होते हैं। ये जो दोनों लोब है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दे आर टू लोब्स आर कनेक्टेड बाई isthmus। बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस पे, isthmus। ठीक है, isthmus डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि isthmus का काम क्या होता है, टू कनेक्ट द टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। या ये isthmus कहाँ पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, नियर द नेक, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कनेक्ट करने का काम इसका होता है थाइमस का। अब देखिए ये आपको 4 डॉट में दिखाया हो ना, याद कीजिए एकदम शुरू में, मतलब कि जब मैं एंडोक्राइन वाला बता रहा था हार्मोन के बाद, मैंने आपको नाम लिया था किसका, पैराथायरॉइड ग्लैंड का। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड का ये 4 होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे 4 डॉट से टाइप स्ट्रक्चर है इन्हें जो मैंने दिखाया है, ये 4 होते हैं क्या, कौन से, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसको पैराथायरॉइड के बारे में आपको ज्यादा जानना नहीं है, बस हल्का सा बता दूं, ये सिक्रेट करता है हार्मोन पीटीएच। पीटीएच मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन, आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पीटीएच का मतलब पैरा, लिख देता हूं मैं, पैराथायरॉइड हार्मोन बोलते हैं इसको। पीटीएच मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन। ओके, इसका काम क्या होता है, इसका काम बहुत ही अच्छा है। ये क्या करता है ना, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड में क्या करता है, Ca2 प्लस लेवल, देखिए इसका एग्जाम्पल आते हैं, Ca2 प्लस लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड। जानना है आपको, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इन दोनों का रिलेटेड है ना, हल्का सा टर्म आपके बुक में दिया होगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड पीटीएच सिक्रेट करता है, काम क्या होता है, टू इंक्रीज द Ca2 प्लस लेवल इन द ब्लड। बस इतना ही जानना था इसके बारे में आपको, और कुछ नहीं जानना था। अब हम लोग आते हैं थायराइड ग्लैंड पे वापस, कि हम लोग लोकेशन पढ़ लिए क्या होता है, स्ट्रक्चर और शेप पढ़ लिए, isthmus क्या होता है बता दिया मैं। अब हम डायरेक्टली आते हैं इसके फंक्शन पे। फंक्शन क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट बताता हूं, हार्मोन सीक्रेट सबसे देख लेते हैं। हार्मोन सीक्रेट कौन सा ये हार्मोन सीक्रेट करता है वो देख लेते हैं। देखिए सीक्रेट करता है पहला थायरॉक्सिन सीक्रेट करता है ये थायरॉक्सिन, और दूसरा ये सीक्रेट करता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, मेनली आपको इसके बारे में जानना है, इसके बारे में हल्का फुल्का जानिए क्या, डिक्रीजेस Ca2 प्लस लेवल इन ब्लड। अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, देखिए क्या होता है, PTH इज एंटागोनिस्टिक टू
थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या करता है, Ca2+ को बढ़ाता है और ये क्या करता है, Ca2+ लेवल को कम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके ब्लड में Ca2+ लेवल दैट इज कैल्शियम आयंस की लेवल बढ़ गई तो कम कौन करेगा, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। पर जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तब क्या होगा, पीटीएच काम करेगा, उसको बढ़ा देगा, ओके। इसी हम बोल सकते हैं थायरोकैल्सिटोनिन एंड पीटीएच आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, दे वर्क जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। बस इतना ही थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में जाना था, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट में बोलेगा थायरोकैल्सिटोनिन एंड पीटीएच, डिफरेंशिएट विद देयर फंक्शन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओके। थायरॉक्सिन हार्मोन पे अगर आए हम लोग, देखिए ये क्या करता है एक्चुअली में, जो थायराइड ग्लैंड होता है हम लोग का, वो बनाता है, वो मेंटेन करता है BMR, दैट इज फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पूछा है एग्जाम में कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बोलेगा बेसल BMR, बेसल नहीं बोलता है, ये बोलता है BMR कौन मेंटेन करता है, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, BMR दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। एक्चुअल में होता क्या, दिमाग में आपको पढ़ रहा होगा कि BMR क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज है। BMR क्या होता है कि जब आप बॉडी में रेस्ट करते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लोग रेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, ठीक है, मान लीजिएगा मैं सो रहा हूँ, आप सो रहे हैं, क्या होता है बॉडी से कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है, जस्ट रिलैक्स कर रहा है, एकदम आराम कर रहा है, ठीक है। तो उस समय बॉडी में जो फंक्शन हो रही होंगी ना, कैसे कौन सा फंक्शन, खाना खाया डाइजेशन हो रहा होगा, हार्ट बीट कर रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, फिर से ब्रीथिंग हो ही रहा है, जितने काम हो रहे हैं वो एकदम मिनिमम एनर्जी है। उस समय क्या हो रहा है, जब हम लोग सोते हैं तो क्या हो रहा है, बॉडी एकदम अपनी मिनिमम एनर्जी में है, मिनिमम एनर्जी स्टेट में है। जब कोई मिनिमम एनर्जी होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, आपको पता ही है, कोई मिनिमम एनर्जी लेवल पे है ना, उसी बोलते हैं BMR, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब कोई बॉडी रिएक्ट करता है तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर मिनिमम एनर्जी होती है, जिसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो चला रहा है, आपको इसका मतलब समझ आ रहा होगा ना, एक्चुअली BMR का मतलब समझ आ रहा होगा, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थायरॉक्सिन ही इसको मेंटेन करता है, थायरॉक्सिन क्या करता है, BMR को मेंटेन करता है, ओके। इसका फंक्शन जाएंगे थायरॉक्सिन के, एक्चुअली में मेनली फंक्शन जाएंगे आप क्या होता है थायरॉक्सिन का। अब देखिए अगर इसका हाइपो सीक्रेशन हो जाएगा, हाइपो मतलब कम का सीक्रेशन, जब अपना सीक्रेशन कम कर देगा तो क्या हो जाएगा, जानने वाली बात। और जब हाइपर सीक्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी जानने वाली बात। एग्जाम में आप प्रीवियस उठाइएगा, मिलेगा 100%, इससे क्वेश्चन आता है, मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले होता है सिंपल गोइटर, कहीं कहीं सिर्फ गोइटर लिखता है, आप गोइटर भी सिर्फ बोल सकते हैं, सिंपल गोइटर। दूसरा होता है माइक्सोएडेमा, ठीक है, स्पेलिंग सही है, माइक्सोएडेमा। और तीसरा आप कह सकते हैं होता है हम लोग का क्रिटिनिज्म, ठीक है, क्रिटिनिज्म। ये तीन हाइपोसिक्रेशन वाले होते हैं, सिंपल गोइटर, माइक्सोएडेमा, क्रिटिनिज्म। इस हाइपोसिक्रेशन का कारण होता है, और हाइपर सिक्रेशन का सिर्फ एक होता है, वो होता है एक्सोपथालमिक गोइटर, ठीक है। टर्म सेम आ गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल टर्म यूज कर दिया था। सिंपल गोइटर किसके कारण होता है, सिंपल गोइटर किसके कारण होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। पर एक्सोपथालमिक गोइटर कैसे होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। देखिए इसमें क्या होता है, इंक्रीज हार्ट बीट, पहला इंक्रीज हार्ट बीट बढ़ जाता है सबसे पहली बात। उसके बाद प्रोट्रूटेड आई, सिम्पटम है इसका, जब एक्सोपथालमिक गोइटर होता है तो सिम्पटम बता रहा हूं, प्रोट्रूटेड आई। प्रोट्रूटेड आई मतलब हार्ट बीट बढ़ता है ना, सबको समझ आ जाएगा। प्रोट्रूटेड आई मतलब क्या होता है, आंख बल्ज आउट, ठीक है, बल्ज आउट लिख देते हैं यहाँ पे, बल्ज आउट मतलब कि लगेगा कि आंख हल्का सा बाहर चला है, आंख बड़ी बड़ी दिखाई देगी, लगेगा कि हल्का सा बाहर चला है। उसके बाद रेस्टलेसनेस, ठीक है,
रेस्टलेसनेस भी फील होता है, किसी कारण एक्सोपैथालमिक गोइटर जब हो जाता है तब होता है ऐसा, ठीक है। और ये 3 फंक्शन आप पहले याद रखिए। और बॉडी आप कह सकते हैं कि 3 हो जाती है, दुबले पतले लोग हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है एक्सोपैथालमिक गोइटर में। सिंपल गोइटर में क्या होता है, ये सबसे पहली बात हाइपोसिक्रेशन के कारण होता है। इसके बाद क्या होता है, इसका पहला की इसको देखिए सिंपल गोइटर बोलते हैं घेंगा, जो गले का साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो नेक स्वेलिंग, बहुत ही ज्यादा नेक का स्वेलिंग हो जाता है और बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये क्या करता है, बॉडी को ठीक बना देता है। ये क्या करता है, पतला करता है। ये क्या करता है, मोटा कर देता है। एक सिंपल गोइटर। ये समझ में आ गया होगा आपको। इन दोनों के बीच में डिफरेंस इसे मैं साथ में लिख के आपको बताया है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। समझ आ गया। अब ये दोनों का थोड़ा रिलेटेड है, माइक्सोएडेमा और क्रेटिनिज्म। हाइपोसेक्रेशन क्या होता है, ये होता है इन एडल्ट। किसमें होता है, थोड़े बड़े लोगों में, एडल्ट्स में होता है। ये होता है चाइल्ड, इतना ध्यान रखिए, ठीक है। ये होता है हम लोग के चाइल्ड में, जब चाइल्ड स्टेट में रहता है बच्चा, जब कोई बच्चा चाइल्ड है, अगर थायरॉक्सिन अगर हाइपोसेक्रेशन होगा तो उसका क्या हो जाएगा, माइक्सोएडेमा होने का, सॉरी क्रेटिनिज्म होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है, चाइल्ड्स में। बट माइक्सोएडेमा में एडल्ट होता है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि जो बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन होता है, वो मतलब कि बच्चा क्या होता है, जो मेंटल ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है और ड्वार्फिज्म हो जाता है, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे सिम्टम्स क्या होते हैं, ड्वार्फिज्म, ठीक है, ड्वार्फिज्म हो जाता है और मेंटल रिटार्डेशन, ये सब चीज होती हैं क्रेटिनिज्म में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कुछ पूछा है एग्जाम में भी कि बताइए चाइल्ड में, सॉरी क्रेटिनिज्म किस में होता है, माइक्सोएडेमा किस में होता है, एडल्ट में होता है। इसमें क्या होता है ना, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स। आप लिखते रहिएगा, इसे मैं बोल भी दे रहा हूं, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स एक्चुअली एडल्ट में एक्सोडेमा होता है, तो ये कंडीशन होते हैं, ठीक है। इतना ही जानना है आप, बस आप नोट कर लीजिए इसको 1-2 बार। नोट करने के बाद बस आप यहाँ पे लगा लीजिए और रोज रोज पढ़ते रहिए। क्या समझ नहीं देना, बस आपको इस चैप्टर पे अगर आप एक चार्ट बना कर रख देंगे और मुश्किल से बस 10 मिनट देंगे, वो आप चार्ट रोज कंप्लीट कर सकते हैं। और वो बस 2 बार कीजिए, सुबह सोने के जस्ट बाद, सॉरी उठने के जस्ट बाद, और शाम को क्या करिए, रात को सोने से जस्ट पहले। बस इतना देख लिया, आपको श्योर बता रहा हूं आपको, ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान से चैप्टर है, हार्ड नहीं है, बस जानना क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें, इसलिए हार्ड लगता है, पर हार्ड नहीं है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, मेनली इसमें क्या याद रखना है, लोकेशन, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करना है, उसका हाइपो और हाइपर सिक्रेशन क्या होता है, और उसके बाद क्या करना है हमें, उसको शेप और स्ट्रक्चर क्या होता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग क्या कौन सा ग्लैंड पढ़े, सोचिए एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, गोइटर, माइक्सोएडेमा, क्रेटिनिज्म, इसमें एक्सोपैथालमिक गोइटरी, हाइपर के कारण ये हाइपो के कारण, एडिशन सॉरी एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या होता है, हाइपो मतलब एडिशंस डिसीज, हाइपर मतलब हम लोग का कुशिंग्स सिंड्रोम। कुछ ज्यादा सिम्टम्स इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, पर एडिशन डिसीज में कुछ ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। बस सिम्टम पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस आप उस पे नाम पे ध्यान दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है चाहिए, ठीक है। तो इतना हो गया। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और पैंक्रियास ग्लैंड के बारे में, ओके। सॉरी एक चीज मिस हो गया, थाइमस। देखिए थाइमस मिस हो गया, बोल रहे थे। थाइमस क्या होता है, इम्यून वाला, ठीक है, यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कहाँ होता है ये देख लीजिए, लोअर पार्ट ऑफ ट्रेचिया, लोअर पार्ट ऑफ ट्रेकिए, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ ट्रेकिए होता है। काम सा क्या होता है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये इसका काम है। अच्छा, ये 3 ही काम ही है इसका, यही इसका थाइमस का काम है,
ओके, अब देखिए एक चीज इसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे जैसे मान लीजिए जब चाइल्ड है तो उसके अंदर जो थाइमस होता है वो एकदम अपने नॉर्मल स्टेट में अच्छा रहता है, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल अपना फंक्शन करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी। जैसे जैसे जब ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी बढ़ते जाता है, एडल्ट स्टेज में जाता है, ओल्ड स्टेज में जाता है, तो क्या होता है, थाइमस का जो साइज होता है वो छोटा होने लगता है, ठीक है। साइज बड़ा था, इम्यूनिटी ज्यादा देगा, आम बात है ना। साइज बड़ा था मतलब कि ये एक्टिव स्टेट में था, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा था। पर जैसे जैसे साइज बढ़ता है, सॉरी, जब आदमी का एज होने लगता है, ह्यूमस का जब एज होने लगता है, थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होने लगता है, स्मॉल साइज में होने लगता है। स्मॉल साइज में बहुत क्या होगा, अपना काम तो कर नहीं पाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों ओल्ड एजेस में जो लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी क्यों कमजोर होती है? ठीक है, सोचिएगा, सिंपल जवाब मैंने आपको दे दिया है यहीं पे, ठीक है। क्यों कमजोर होती है उसका आप जरूर कमेंट में जवाब बताइएगा। कौन सा पढ़े हम लोग? थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड और थाइमस, सब कुछ हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। मेनली इसे फोकस करना है थायराइड एड्रिनल ग्लैंड पे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पैंक्रियाज और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जरूर मिलेगा, बहुत ही बचाने वाला है।